हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। पटवारी 2025 के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने 100% सिलेक्शन वाला मास्टर पेपर तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही कठिन मेहनत के साथ एक एक सवाल को छांट छांट कर बनाया गया है, जिसमें से 100% सवाल आने की पूरी संभावना है। तो आप हमारे इस पेपर को देखिए और अधिक से अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपने कितने सवाल सही किए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हमारी पटवारी से संबंधित सभी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के वहां से पटवारी से संबंधित सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य भर्तियों से संबंधित सभी जो वीडियो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अलग से अपनी पेपर के अनुसार एक एक परीक्षा के अनुसार अलग अलग वीडियोस को देखें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं अपना आज का अपना मास्टर मॉडल पेपर। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो पहला सवाल कह रहा था आहार नाल जो होती है आपकी, उसका सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका छोटी आंत हो जाएगी। छोटी आंत होती है, सबसे लंबी होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो फलों में पाई जाने वाली शर्करा आपकी कौन सी हो जाएगी? फ्रक्टोज हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूध में आपकी कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज आपकी दूध में पाई जाती है। अगला सवाल आपका, मीना माता रोग जल में किस रसायन का स्तर बढ़ने के कारण होता है? तो मीना माता रोग जो होता है आपका, ये जल में किस रसायन का स्तर बढ़ने के कारण होता है? तो मर्क्यूरी का जब स्तर बढ़ जाता है दोस्तों, तो मीना माता रोग होता है आपका। ये आपको ध्यान रखना है। और कैडमियम की वजह से आपका कौन सा रोग होता है? इटाई होता है। कैडमियम की वजह से आपका इटाई होता है। और नाइट्रेट की वजह से कौन सा होता है दोस्तों आपका? नाइट्रेट की वजह से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और एक और आता है आपका आर्सेनिक की वजह से कौन सा होता है दोस्तों? तो आर्सेनिक जो होता है आपका, उसकी वजह से आपका कौन सा होता है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए आर्सेनिक की वजह से आपका कौन सा हो जाएगा? तो आर्सेनिक की वजह से आपका हो जाएगा दोस्तों ब्लैक फुट। ब्लैक फुट भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ब्लैक फुट जो है ये आपका आर्सेनिक की वजह से होता है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से क्या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देगा? यहाँ पर दिया गया है नींबू का रस, मधु पेय, सिरका या बेकिंग सोडा का घोल। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो अम्ल होता है वो क्या करता है? वो आपके नीले लिटमस को लाल करता है। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है? लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? तो लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा आपका। तो इनमें से क्षार आपका कौन सा हो जाएगा? बेकिंग सोडा का घोल। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अम्ल का यहाँ पर पूछा जाता तो अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है, जबकि क्षार क्या करता है? वो लाल को नीला करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, टमाटर सॉस में प्रयुक्त होने वाला परिरक्षक है। तो टमाटर जो सॉस होता है जिसको हम खाते हैं, तो उसमें परिरक्षक के लिए कौन सा यूज में लिया जाता है? सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट। तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट जो है वो यूज में लिया जाता है और इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका बच सकता है। तो टमाटर सॉस में प्रयुक्त होने वाला परिरक्षक आपका कौन सा हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो उसका रंग होगा। तो यदि कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो उसका रंग कैसा होगा दोस्तों? तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। ऑप्शन पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है, बीज अंकुरण फल व फूल के विकास के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन है। तो दोस्तों बीज अंकुरण फल व फूल के विकास के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये जिबेरेलिन हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, जिबेरेलिन हो जाएगा। अब यहाँ पे साइंस के 7 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के सवाल लिखने वाले हैं। 8वां सवाल आप देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म आपको बताना है, जन्म कमल दिया गया है, ग्रह त्याग सिंह दिया गया है, प्रथम उपदेश धर्म चक्र दिया गया है, ज्ञान प्राप्ति आपकी बोधि वृक्ष दिया गया है। तो जन्म कमल इनका बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्रह त्याग सिंह जो दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ग्रह त्याग जो सिंह दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रह त्याग का जो प्रतीक होता है वो आपका कौन हो जाएगा? अश्व हो जाएगा। अश्व हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो ग्रह त्याग किया जाता है दोस्तों से क्या कहा जाता है? तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम उपदेश धर्म चक्र हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 10 रात के युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इंपोर्टेंट युद्ध है दोस्तों यहाँ पर। 10 रात के युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुसनी, वित्सता, अस्कनी, सतुद्री। तो ये परसुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। परसुनी नदी को ही रावी नदी कहा जाता है। तो ये रावी नदी के किनारे हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। परसुनी नदी जो है ये रावी नदी को ही कहा जाता है। सतुद्री नदी किसे कहा जाता है? तो सतलज को सतुद्री नदी आपकी कहा जाता है। और वित्सता किसे कहा जाएगा? व्यास को कहा जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना है। 10 रात के युद्ध जो है ये परसुनी नदी के किनारे हुआ था। और ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो यहाँ के राजा सुदास और 10 जनों के संघ के मध्य लड़ा गया था। और यहाँ पर राजा सुदास जो थे उनकी विजय हुई थी। अगला सवाल देखिए, तंजौर में स्थित वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो तंजौर में स्थित वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये राजा फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? तो सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर तुगलक वंश हो जाएगा। तुगलक वंश ने सर्वाधिक शासनकाल किया, यानी सर्वाधिक समय तक शासन किया था। जबकि आपका खिलजी वंश था, इसने न्यूनतम समय के लिए शासन किया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम समय के लिए खिलजी वंश, अधिकतम समय के लिए तुगलक वंश हो जाएगा। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था? तो किसी भारतीय के द्वारा, तो भारतीय के द्वारा प्रकाशित पहला अखबार आपका कौन सा हो जाएगा? द बंगाल बजट, बंगाल बजट, उदंत मार्तंड, सोम प्रकाश। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बंगाल बजट हो जाएगा, बंगाल बजट। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार आपका बंगाल बजट हो जाएगा। अच्छा, बंगाल बजट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर द बंगाल बजट दिया गया है। तो द बंगाल बजट जो है दोस्तों ये प्रकाशित तो भारत में हुआ था, भारत से प्रकाशित होने वाला पहला था, लेकिन ये भारतीय के द्वारा नहीं किया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब बंगाल बजट जो है ये भारतीय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? 1816 में प्रकाशित हुआ था। ये आपका गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित किया गया था। और द बंगाल बजट जो है ये आपका हिक्की के द्वारा प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बेसिक का सवाल है, पूछा जाता है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी आपकी। तो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सोहन सिंह भागना को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। सोहन सिंह भागना जो है इनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती करने के चांसेस रहेंगे। अगर वो अध्यक्ष पूछेगा तो भी बच्चे लाला हरदयाल कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सोहन सिंह भागना। अगला सवाल देखिए, चंपारण सत्याग्रह का कारण था। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था इसका कारण क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो ये 1917 में हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? 3 कटिया प्रथा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 3 कटिया प्रथा। 3 कटिया प्रथा क्या होती है दोस्तों? जब बिहार में किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना जो था अनिवार्य था। तो नील की खेती करना जो है वो 3/20 भाग में अनिवार्य था। इसके लिए किया गया था आंदोलन 3 कटिया प्रथा।
अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार में निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो यहाँ पे पॉलिटी के सवाल शुरू हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के 7 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, अब पॉलिटी के 7 सवाल हम देखने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी के। तो भारत के संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार में निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो कौन सी स्वतंत्रता आपकी शामिल नहीं है? सरकारी समिति आप बना सकते हो, निर्बाध घूम सकते हो आप, संपत्ति का अधिकार, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो संपत्ति का अधिकार पहले था दोस्तों, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया है और 300 कम है, इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया? तो भारत संविधान का जो है उसमें संसद की जो दोनों सदन होती है उनकी संयुक्त बैठक होती है, तो संयुक्त बैठक होती है उसका प्रावधान कहां से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये कहां से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान भी आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति निम्न में से किस मामले में समाधान प्रदान कर सकता है? तो समाधान प्रदान कर सकता है राष्ट्रपति किस मामले में? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत समाधान प्रदान कर सकता है, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, मृत्यु दंड की स्थिति में। तो ये उपयुक्त सभी में समाधान प्रदान कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस स्थिति में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के समान है? तो राज्यसभा की जो स्थिति है वो लोकसभा के समान किस स्थिति में होगी? साधारण विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामले में, उपयुक्त सभी। आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना स्पीड से क्यों चल रहे हो? क्योंकि सवाल काफी सारे हैं दोस्तों, लगभग आपके 100 से 110 सवाल है, तो ये मेरे को आपको कवर करवाना है। तो 100 से 110 सवाल में टाइम लगेगा, तो अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो उसको डबल स्पीड में आप देख लेना। तो राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के समान किस स्थिति में होगी? तो साधारण विधेयक के मामले में ये समान होती है दोस्तों, और एक आपका संविधान संशोधन के मामले में समान होती है। तो संविधान संशोधन के मामले में भी समान होती है, और साधारण विधेयक के मामले में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के समान होती है। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन दोनों मामले में समान होती है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 76 में पढ़ा हुआ महान्यायवादी के बारे में। तो महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। अगला सवाल है, निम्न में से किस सूची के विषयों द्वारा केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये कौन सी विषय हो जाएगा? आपका समवर्ती सूची हो जाएगी। समवर्ती सूची जो है इस पर आप केंद्र कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, दोनों कानून बना सकते हैं, ये दोनों के अधिकार होती है। आगे देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन जाएगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ऑप्शन पर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, और ये इंपॉर्टेंट सवाल बन गया था आपका, ये आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे पॉलिटिकल 7 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, अब जियोग्राफी के 7 सवाल आपके शुरू होंगे। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा हो जाएगा? एंड्रोड हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, एंड्रोड। इंपॉर्टेंट सवाल है एंड्रोड। और अगर आपसे पूछा जाए मिनिकाई द्वीप जो है वो किसका भाग है? तो मिनिकाई जो है वो भी आपका लक्षद्वीप का भाग है। मिनिकाई जो है वो किसका भाग है? लक्षद्वीप का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एंड्रोड हो जाएगा। और एंड्रोड के बाद में दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप का मिनिकाई हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत युगों का चयन कीजिए। तो भैया असंगत युग बताइए, जलप्रपात दिए गए हैं, नदी दी गई है, सिंपल सा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वराई नदी पर बना हुआ है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जोग जलप्रपात कावेरी नदी पर दिया गया है, हुंडरू आपका स्वर्णरेखा नदी पर दिया गया है। तो भैया आपकी जानकारी के बता दूं, कुंचिकल जो है ये वराई नदी पर बिल्कुल सही दिया गया आपका, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बिल्कुल सही है, लेकिन जोग जलप्रपात कावेरी नदी पर ना होकर किस पर हो जाएगा? आपका शरावती नदी पर हो जाएगा, शरावती नदी पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हुंडरू जो जलप्रपात है आपका स्वर्णरेखा नदी पर बिल्कुल सही दिया गया है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक में होने वाली सामान्य वर्षा कहलाती है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक के बारे में आपको बात की जा रही है, तो कर्नाटक में होने वाली जो सामान्य वर्षा होती है वो क्या कहलाती है आपकी? चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा, फूलों की बौछार या नार्वेस्टर? तो बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों? तो सामान्य वर्षा जो कि कर्नाटक में होती है वहाँ क्या कहलाती है? वहाँ की चेरी ब्लॉसम कहलाती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसे केरल में किस नाम से जाना जाता है? केरल में से आम्र वर्षा या फूलों की बौछार के नाम से जाना जाता है। तो ये आम्र वर्षा और फूलों की बौछार एक ही बात है दोस्तों, इसको केरल में कहा जाता है, लेकिन कर्नाटक में से क्या कहा जाएगा? चेरी ब्लॉसम कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, झारखंड में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कभी भी आपसे पूछा जाए कुमारी जो है ये आपकी कहाँ की स्थानांतरित कृषि है? तो भैया ये पश्चिमी घाट की है, तो पश्चिमी घाट की कुमारी, इसको ऐसे याद रखना है, पश्चिमी घाट की कुमारी। खिल आपकी कहाँ की हो जाएगी? जम्मू कश्मीर की हो जाएगी, खिल आपकी जम्मू कश्मीर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। खिल कहाँ की हो जाएगी आपकी? जम्मू कश्मीर नहीं होगा, हिमालय क्षेत्र सही होगा यहाँ पर, हिमालय क्षेत्र। खिल कहाँ की हो जाएगी आपकी? हिमालय क्षेत्र की हो जाएगी, ठीक है, हिमालय क्षेत्र की हो जाएगी आपकी खिल। पामा डाबी कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? पामा डाबी आपकी उड़ीसा की हो जाएगी, पामा डाबी आपकी उड़ीसा की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कुमारी पश्चिमी घाट की है, खिल आपकी हिमालय क्षेत्र की हो जाएगी, पामा डाबी आपकी उड़ीसा की हो जाएगी, और कुरुआ जो है ये कहाँ की हो जाएगी? आपकी झारखंड की हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पामा डाबी कोमान आपकी उड़ीसा की होगी, लेकिन कुरुआ जो है ये कहाँ की हो जाएगी आपकी? तो ये आपकी झारखंड की हो जाएगी, कहाँ की होगी? झारखंड की। अगला सवाल देखिए, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को कब अनुमोदित किया? तो भारत का जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब अनुमोदित किया गया था? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल कब अनुमोदित किया? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था दोस्तों इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन 1997 में हुआ था, लेकिन भारत ने इसे कब अनुमोदित किया? तो 2002 में अनुमोदित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अगला सवाल देखिए, वनों की रक्षा के लिए चलाए गए एपीको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो एपीको आंदोलन के प्रणेता कौन हो जाएंगे? तो भैया सुंदरलाल भोगना जो थे तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। किसके प्रणेता थे? आपके चिपको आंदोलन जो हुआ था उसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल भोगना थे। और चंडी प्रसाद भट्ट जो थे ये भी आपके चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। जबकि कल्याण सिंह रावत जो है, तो ये कल्याण सिंह रावत जो हो जाएंगे आपके, ये दोस्तों किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये मैत्री आंदोलन से जुड़े हुए थे। कल्याण सिंह रावत आपके मैत्री आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पांडुरंग हेगड़े हो जाएगा। पांडुरंग हेगड़े जो है इनका संबंध आपका एपीको आंदोलन से हो जाएगा। अगला सवाल है, 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत में से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? ओम बिरला के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के विजेताओं में से नहीं है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए थे उसमें आपके नियमित श्रेणी में, एक तो आपका नियमित श्रेणी में दिया गया था और एक आजीवन श्रेणी में दिया गया था। तो नियमित श्रेणी के उत्कृष्ट कोच में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सुभाष राणा शामिल है, दीपाली देशपांडे शामिल है, संदीप सागवान शामिल है, लेकिन एस मुरलीधरन जो है दोस्तों इन्हें नियमित श्रेणी में नहीं दिया गया था, इनको किस श्रेणी में दिया गया था? इनको आजीवन श्रेणी में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षारोपण वाले राज्यों का क्रम है। तो इस सवाल में आप गलती कर सकते हो क्योंकि सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षारोपण वाले राज्यों का सही क्रम है। तो सर्वाधिक वनावरण भी होता है और सर्वाधिक आपका वनावरण भी होता है और सर्वाधिक आपका वृक्षारोपण भी होता है। तो यहाँ पर किसके हिसाब से पूछा गया दोस्तों? यहाँ पर आपका जो है वो वृक्षारोपण के हिसाब से पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अगर वृक्षारोपण के हिसाब से पूछा जाए तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लेकिन वनावरण के हिसाब से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़, ये आपका वनावरण के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन वृक्षारोपण के हिसाब से महाराष्ट्र, राजस्थान, दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है आपकी उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए उन पर विचार करना है। इस योजना की सिफारिश टीवी सोमनाथन समिति द्वारा की गई। ये योजना 1 जनवरी
2025 से लागू हुई। तो दोस्तों जो आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, टीवी सोन माता समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपकी 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। तो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य जो कि भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये किस राज्य में है? तो रातापानी इंपोर्टेंट है आपका। रातापानी कहां पर हो जाएगा आपका? तो ये एमपी में हो जाएगा। और आपका 58वां कौन सा हो जाएगा? माधव हो जाएगा। ये भी कहां पर आपका? एमपी में। तो 58वां टाइगर रिजर्व माधव है जो कि एमपी में, रातापानी का आपका एमपी में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के संबंध में निम्न को सम्मिलित कीजिए। बालोतरा, ब्यावर, फलोदी, जयपुर। तो बालोतरा जो है इससे संबंधित आपका रोहिड़ा, ब्यावर से संबंधित आपका तरंज, और फलोदी से संबंधित आपका लेसुआ, और जयपुर से संबंधित आपका पीलूजान। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपके राजस्थान जी के सवाल शुरू हो चुके हैं दोस्तों। 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह राज्य में कहां मनाया गया? तो 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस जो था ये कहां पर हुआ था? तो यहाँ पर उदयपुर में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। इंपोर्टेंट है। 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस आपका कहां पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जयपुर में ना होगा, आपको उदयपुर में हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान की किन हस्तियों को वर्ष 2025 में पद्मश्री देने की घोषणा की है? तो राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई, जिसमें आपके सिंह का निजाम हो जाएंगे जोधपुर के, बतुल बेगम हो जाएगी आपकी जयपुर की, बेजनाथ महाराज हो जाएंगे आपके सीकर के। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। कवच 4.0 संबंधित है। तो कवच 4.0 आपका किससे संबंधित है? पर्यटन विभाग की एप से। तो ये दोस्तों आपका नई रेल सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कवच 4.0 का जो है परीक्षण किया गया था दोस्तों, इसकी टेस्टिंग की गई थी। तो यहाँ पे सवाई माधोपुर कोटा वाले जो स्टेशन है इनके बदले में किया गया था। नई रेल सुरक्षा प्रणाली से संबंधित आपका कवच 4.0। अगला सवाल देखिए, जनवरी 2025 में राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जल्दीबाजी में अवनी लेकर मत कर देना, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मोना अग्रवाल हो जाएगा। ठीक है, तो किस पैरा खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोना अग्रवाल को, जनवरी 2025 में। सवाल बनेगा ये आपका। अब राजस्थान जी के सवाल देखिए, डूंगरपुर राज्य में भूल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो डूंगरपुर राज्य जो है दोस्तों उसमें आपका भूल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर सामंत सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सामंत सिंह हो जाएगा। उदय सिंह यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना दोस्तों। भूल राजवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा आपका? सामंत सिंह हो जाएगा। इंपोर्टेंट सवाल है, यहाँ पर गलती करने के चांसेस है। और सामंत सिंह जो था भूल राजवंश का संस्थापक था दोस्तों डूंगरपुर में, और इसने राजधानी किसको बनाया था? तो इसने बड़ौदा को राजधानी बनाया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। तो जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो जैसलमेर की स्थापना की 12 जुलाई कब हुई थी? 12 जुलाई 1155 को हुई थी। तो यहाँ पर शताब्दी आपसे पूछी गई। तो 1155 में कौन सी शताब्दी हो जाएगी? 12वीं शताब्दी हो जाएगी। और राव जैसलमेर के द्वारा आपकी जैसलमेर की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर 12 जुलाई 1155 आपका स्थापना दिन हो जाएगा। 12वीं शताब्दी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। रणथंबोर 1301 में आक्रमण हुआ था, चित्तौड़ में 1303 में आक्रमण हुआ था, सिवाना में 1308 में आक्रमण हुआ था, जालौर में 1311 में आक्रमण हुआ था। यानी ए सी डी और बी होगा। ए सी डी बी होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। तो राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है उसमें किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा जो है वो आपकी मंजूरी आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो भैया अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो मंत्री कितने समय के लिए रह सकता है? तो 6 माह के लिए वो मंत्री रह सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 माह आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्षी नेता थे? तो प्रथम विपक्षी नेता कौन हो जाएंगे? जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह, परशुराम मदेना, रामनारायण चौधरी। तो प्रथम विपक्षी नेता जो आपके वो जसवंत सिंह थे। इंपोर्टेंट सवाल है, कौन हो जाएंगे? जसवंत सिंह हो जाएंगे, प्रथम विपक्षी नेता, ठीक है। और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष आपके नरोत्तम लाल जोशी थे, वो आपको ध्यान रखना है, नरोत्तम, ठीक है। और प्रथम विपक्षी नेता आपके जसवंत सिंह हो जाएंगे। और प्रथम प्रोटेम स्पीकर आपके कौन थे? तो संग्राम सिंह थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये डीप सवाल आपका पूछा गया था दोस्तों। 29 अगस्त 1949 को आके हाईकोर्ट के दोस्तों कुछ न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी, उसमें से यहाँ पर कौन सा आपको सम्मिलित नहीं है? यहाँ से पूछा गया है। तो आपकी जानकारी मैं बता दूं एक बार, उस समय दोस्तों आपके 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर दिया गया, ये सही है। कमल लाल बाफरा दिया गया जयपुर, ये भी सही है। जवान सिंह राणावत कोटा दिया गया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जवान सिंह राणावत जो है ये आपके उदयपुर से संबंधित है, ठीक है। कहां से संबंधित है? आपके उदयपुर से। और त्रिलोचन दत्त जो है इनका संबंध बीकानेर से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग का पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ था। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्य आयोग है। तो यहाँ पर एक सदस्य आयोग हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे आपके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? तो जिला कलेक्टर जो होता है ये किस सेवा का सदस्य होता है आपका? तो आईएएस जो होता है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी। तो दोस्तों यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो जब 1/3 सदस्य जो होते हैं दोस्तों वो आके अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, उनके साइन होते हैं। तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाता है, मतलब उसको अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गणपूर्ति के बारे में पूछा गया, गणपूर्ति में मतदान के हकदार के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये 3/4 हो जाएगा आपकी। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार समझ लीजिए, राजस्थान में जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है उसके विरुद्ध 1/3 पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पारित करने के बाद जनमत संग्रह बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में आने पर नगर पालिका अध्यक्ष को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर 3/4 की गणपूर्ति हो जाए तो यहाँ पर त्यागपत्र देना पड़ सकता है उसको। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती। तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग जो होता है उसके गठन में किसी भूमिका नहीं होती है। विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है, एक आपका मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। राजस्थान सूचना आयोग में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन पर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग जो है दोस्तों ये कब अधिनियमित किया गया था? ये भी आपकी सेट इसमें पूछा गया था दोस्तों जेल के एग्जाम में। तो 15 जून आपका 2005 को ये आपका अधिनियमित किया गया था, राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 15 जून 2005 को। जबकि लागू कब हुआ था आपका? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, ठीक है। भारत की बात कर रहा हूं मैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आपके कौन हो जाएंगे? आईडी 2 हो जाएंगे, जिनकी नियुक्ति आपकी अगस्त 1973 में हुई थी। अगस्त 1973 में हुई थी। और प्रथम उप लोकायुक्त आपके कौन हो जाएंगे? केपीयू मेनन हो जाएंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो भैया लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम है 2011 का, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में आप दूसरी अपील कर सकते हो? तो 60 दिनों में आप दूसरी अपील कर सकते हो। दस्तूर कोमवार में राजस्थान की किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? ये आपको ध्यान रखना है। और ये विभाजन था, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दस्तूर कोमवार जो था दोस्तों ये आपका क्या था? विभाजन था। किसके मध्य विभाजन था दोस्तों? जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, जयपुर रियासत में वर्णानुक्रम से वर्षों के अनुसार जिलों में 32 खंडों में उपलब्ध जो राजकार्य का विस्तृत आर्थिक रिकॉर्ड होता था उसे कहते थे आपके दस्तूर कोमवार। तो आर्थिक रिकॉर्ड होता है आपका।
मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ी कहानी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मारवाड़ी कहानी सभा की स्थापना 1923 में हुई थी। मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना 1931 में हुई थी। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन आपका 1934 में हुआ था और मारवाड़ लोक परिषद जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप मिलकर तो 1 2 3 4 हो रहा है आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। अगला सवाल है भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है? तो यहाँ पे किससे संबंधित है? तो ये आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? डूंगरपुर से। नाथुराम पोलार की हवेली कहां पर स्थित है? शेखावटी में। तो नाथुराम पोलार की हवेली आपकी बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। कहां पर स्थित है? बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। अगला सवाल देखिए सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम। तो सुरजन हो गया, अहमद अली हो गया, रामलाल हो गया, श्री कृष्ण हो गया और साधुराम हो गया। ये आपकी किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? इंपोर्टेंट सवाल है। ये आपकी बूंदी चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना दोस्तों, ये बूंदी से संबंधित है। जोरावर लोकगीत का संबंध किससे हो जाएगा? जैसलमेर से हो जाएगा। जोरावर का संबंध जैसलमेर से हो जाएगा। और आपका दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहां से प्रचलित हुई थी? तो नाहर नृत्य जो दोस्तों इसका प्रचलन आपका कहां से हुआ था? मांडल भीलवाड़ा से हुआ था। कहां से हुआ था? शाहजहां के समय मांडल भीलवाड़ा से हुआ था। याद रहेगा मांडल भीलवाड़ा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर तो सिंपल सा सवाल है, सुमेलित करना आपको। वीर कल्लाजी, कल्लाजी का संबंध कहां से हो जाएगा दोस्तों आपका? तो कल्लाजी का संबंध आपका रुंडेला से हो जाएगा। हरभुजी का संबंध बेंकी जोधपुर से हो जाएगा। फाबूजी का आपका कोल्लमंड जोधपुर से हो जाएगा और आपका गोगाजी का ददरेवा चूरू से हो जाएगा। तो सुमेलित करके देख लीजिए, ए में आपका सेकंड है, एक ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो कुंडा पंथ के प्रणेता के कौन जाएंगे दोस्तों? तो कुंडा पंथ के प्रणेता के राव मलिनाथ जी जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राव मलिनाथ जी जो है ये भी कुंडा पंथ के प्रणेता हो जाएंगे। और दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो मारवाड़ में हुआ था। और इनका जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है? तो तिलवाड़ा बालोतरा में इनका मेला लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? तो उगम सिंह भाटी जी जो थे दोस्तों वो इनके गुरु थे। और इन्होंने अपनी रानी यानी अपनी जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था रानी रूपादे। तो रूपादे के कहने पर इन्होंने उगम सिंह भाटी जो थे इनको गुरु बनाया था और इनसे शिक्षा ग्रहण की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मलिनाथ जी का मेला आपका चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। तो चैत्र महीने में इनका मेला लगता है। और इन्होंने दोस्तों फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को भी हराया था। तो इन्होंने फिरोज तुगलक का जो सेनादार था सूबेदार निजामुद्दीन उसको भी हराया था दोस्तों। ये पॉइंट आपको पूछा जा सकता है। अच्छा इनके माता और पिता का नाम भी ध्यान रख लेना। इनके पिता का नाम तो सलका हो जाएगा, रावल सलका। रावल सलका इनके पिता का नाम हो जाएगा। माता का नाम जानी हो जाएगा। माता का नाम क्या हो जाएगा? जानी हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है विरुद्ध छतरी के रचनाकार है। विरुद्ध छतरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? दूसरा राय द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल जो है राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है ग्राम देवता के रूप में। किसके रूप में? ग्राम देवता के रूप में। अगला सवाल देखिए छगन भेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो छगन भेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? तो किचन जोधपुर को। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और छगन भेन जो है दोस्तों ये पहली सरपंच थी राजस्थान की, ये पहली सरपंच थी, महिला सरपंच। ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला सरपंच थी आपकी कब बनी थी? तो ये आपकी 1961 में पहली महिला सरपंच बनी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो श्रीलाल जोशी जो ये आपके फड़ चित्रकार है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? आपका भीलवाड़ा से हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। सिंपल सा सवाल है लेकिन बार-बार पूछा जाता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन नारायण देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो नारायण देवी वर्मा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 1970 से लेकर 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही, बिल्कुल सही बात है। 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। 1944 में भीलवाड़ा में इन्होंने महिला आश्रम की स्थापना की थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 1944 में इन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। 1957 से लेकर 62 तक ये लोकसभा की सदस्य रही। ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा। तो ये कथन यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपको गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों घना पक्षी विहार, गागरोन, ब्रह्मा मंदिर, गणेश्वर। तो गणेश्वर का संबंध किससे हो जाएगा? आपका कांकरी नदी से हो जाएगा, यानी शेखावटी से हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन 1 हो गया इसमें। तो डी में आपका हो गया 3 में दिया गया है। ब्रह्मा मंदिर का संबंध किससे हो जाएगा? तो जयपुर सर्किट से हो जाएगा। सी में आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन में दिया गया है। गागरोन का संबंध आपका हरदोई सर्किट से हो जाएगा। तो बी में आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपका घना पक्षी विहार का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? अलवर सर्किट से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। घना पक्षी विहार का संबंध आपका अलवर सर्किट से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कुछ चोटी आपको दी गई है अरावली की, इनको दोस्तों घटते क्रम में जमाना है। घटते क्रम में जमाना है दोस्तों। सबसे ऊंची आपकी गुरु से करे, फिर गुरु से यानी दूसरी आपकी शेर हो जाएगी, गुरु से दिल से जरास, और तीसरी आपकी दिलवाड़ा हो जाएगी, आज से आपका चलन हो जाएगा, ये चौथी हो जाएगी, और फिर आपकी 5वीं कोमल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रम घटते क्रम में जमाना है दोस्तों। तो सबसे पहले गुरु शिखर, फिर उसके बाद आपकी शेर आ जाएगी, तो ए डी, फिर उसके बाद आपकी कौन सी रहेगी? दिलवाड़ा जाएगी, ये आ जाएगी, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो सर्वोच्च पर्वत चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? शेर, तारागढ़, रघुनाथगढ़, अचलगढ़। तो शेर हो जाएगी दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, अगर गुरु शिखर होता तो फिर गुरु शिखर आंसर करते हैं, लेकिन गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है तो शेर आंसर करेंगे। और ये पैराग्राफ दिया गया था इंग्लिश का, तो ये सवाल आप कर लेना, 5 सवाल पैराग्राफ पढ़ के इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ पर एरर वाला सवाल दिया गया है, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, द बॉक्स ऑफ एग्स आर लाइन ऑन द टेबल। तो द बॉक्स ऑफ एग्स आर लाइन ऑन द टेबल, इसमें एरर बतानी आपको, एरर किसमें हो जाएगी? तो ये आर लाइन जो दिया गया है इसमें एरर हो जाएगी दोस्तों आपकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर की जगह ई जाना चाहिए आपका। ठीक है, द बॉक्स के अनुसार आएगा तो ई जाएगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपकी एरर आपको बतानी है। तो यहाँ पर एरर किस हो जाएगी आपकी? तो यहाँ पर भी आपकी एरर हो जाएगी इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर में एरर हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक के अनुसार जो है वो आपकी एरर वर्ब आएगी, यानी यहाँ पर भी आपका वा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए गिव सिनोनिम ऑफ काउंसिल। तो इसका सिनोनिम आपको बताना है दोस्तों, तो इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। और एंटोनिम बताना है आपको, फास्टिडियस का आपको दोस्तों एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एडजस्टेबल हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपकी एक एडम दी गई है, तो एडम ऑफ फ्रेजेस का एक सवाल आपका पूछा जाएगा, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू बी फ्रैंक। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब हिंदी का सवाल देखिए सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव शब्द में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो देखने से पता लग रहा है इसमें बड़ी संधि हो जाएगी आपकी। निर्निमेष शब्द में कौन सा अक्षर है? तो आपका निर्निमेष जो दिया गया है इसमें आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें आपका हो जाएगा निर प्लस निमेष, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो किस क्रम में आपका सही समास विग्रह नहीं हुआ है? नीली है जो गाय, नील गाय, तो ये तो सही गया है। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, ये भी सही है। क्रोध रूपी अग्नि यानी क्रोधाग्नि, ये भी सही है। नौ है जिसमें विधियां, नवनिधि, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नवनिधि जो है दोस्तों ये आपका नौ है जिसमें विधियां नहीं होगा, क्योंकि ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है, तो ये अलग तरीके से टूटेगा आपका। नवनिधि जो है ये आपका अलग तरीके से टूटेगा, यानी कि ये किस तरीके से टूटेगा? नव विधियों का समूह, नव विधियों का समूह, ये कैसे टूटेगा आपका? नव विधियों का समूह, इस तरीके से नव विधियों का समूह होना चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला पद आपका संख्यावाचक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। किस शब्द युग में सही अर्थभेद नहीं है? तो सही अर्थभेद किस शब्द युग में नहीं है? गोत्र गोत्रा वंश पृथ्वी, जरा जरा थोड़ा बुढ़ापा, तप ताप तपस्या गर्मी, द्रव द्रव्य तरल पदार्थ धन। तो यहाँ पर दोस्तों
जो आपका जरा जरा दिया गया है उल्टा दिया गया है। जो जरा आपका दिया गया जिसमें नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है इसका मतलब हो जाएगा आपका बुढ़ापा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जिसमें आपकी बिंदी लगी हुई है नीचे उसका मतलब हो जाएगा थोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सवाल देखिए सन्यासी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो सन्यासी शब्द का पर्यायवाची परिवार भी होता है, यति भी होता है, वैरागी भी होता है, महिपति नहीं होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। आकाश का विलोम शब्द होगा, तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, पाताल हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। संशोधित जो है ये बिल्कुल सही दिया गया था, बाकी यहाँ पर गलत दिया गया दोस्तों। ठीक है, मात्रा की गलतियां बाकी समय। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका थी, ये बिल्कुल सही दिया गया आपका। बाकी यहाँ पर तीनों गलत दिया गया दोस्तों। अगला सवाल देखिए, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असंगत विकल्प का चयन करना है। निंदा के बहाने प्रशंसा करना व्याज स्तुति, ये बिल्कुल सही है। निंदा के बहाने प्रशंसा कर रहे हो तो ये व्याज स्तुति हो जाएगी, और प्रशंसा के बहाने निंदा कर रहे हो तो ये व्याज निंदा हो जाएगी, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। पर्वत का निचला मैदानी भाग जो होता है वो उपत्यका होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर थर्ड गलत दिया गया है। जिसने ऋण चुका दिया हो, तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसको कहा जाएगा उऋण। उसे क्या कहा जाएगा? उऋण कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, उऋण कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर उत्तम ऋण दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? इसका मतलब वह व्यक्ति जो ऋण देता है उसका मतलब हो जाएगा आपका उत्तम ऋण, इसका मतलब हो जाएगा जो व्यक्ति ऋण देता है। अगर सवाल देखिए, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? रेस्पोंडेंट प्रतिवादी, यहाँ पर आपका डिटरेंट पनिशमेंट दिया गया है, निवारक दंड, लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक संरक्षण, डी फैक्टो दिया गया है वस्तुतः। तो यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन का मतलब न्यायिक संरक्षण नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है आपका, क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन का मतलब आपका क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा विधिक संरक्षण। क्या हो जाएगा? विधिक संरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, इनिशियल्स शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है, तो ये काफी बार एग्जाम पूछा जाता है। इसका मतलब हो जाएगा लघु हस्ताक्षर। बगले झाग में मौलिक अर्थ है, तो बगले झाग में मौलिक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों उत्तर न दे सकना। जब हम उत्तर नहीं दे पाते तो इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं तो बगले झाग में हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से आके दोस्तों रीजनिंग के सवाल आ गए, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसका सॉल्यूशन आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब हम कंप्यूटर सवाल देख लेते हैं। तो कंप्यूटर का पहला सवाल देखिए आप दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136, लाइनक्स है। तो लाइनक्स क्या है दोस्तों? तो ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है? तो एक आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है पूछा गया है। तो विंडोज एक्सपी भी होता है, विंडोज 10 भी होता है, विंडोज विस्टा भी होता है, विंडोज 9 नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, तो अशुद्धि को बग कहा जाता है, और अशुद्धि को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डीबगिंग कहा जाता है। एमएस वर्ड में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो एमएस वर्ड में अगर आपको पंक्ति के आरंभ में जाना है तो आपको होम कुंजी यूज में जाती है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ड रैप की नहीं है? वर्ड रैप की है, तो वर्ड रैप का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ड रैप का मतलब होता है आपका मतलब अपने आप दूसरी लाइन में लिख देना, तो आवश्यकता अनुसार टेक्स्ट को स्वतः ही अगली लाइन में भेज देना। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एमएस एक्सेल में फार्मूला बार का प्रयोग किया जाता है, तो फार्मूला बार का प्रयोग एमएस एक्सेल में किया जाता है फार्मूला डालने के लिए, सेल में डेटा डालने के लिए, फार्मूला एडिट करने के लिए, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 142 हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है? तो कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है? सम भी कर सकते हो आप, मैक्स भी कर सकते हो, और मिनिमम भी कर सकते हो। मिन भी होता है दोस्तों, तो सम मैक्स मिन काउंट भी होता है, लेकिन एवरेज होता है दोस्तों, उसको एवीजी ना लिख के पूरा लिखा जाता है दोस्तों। एवीजी ना लिख के उसे पूरा लिखा जाता है आपका एवरेज, इस तरीके से आपको पूरा लिखा जाता है उसे एवरेज। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर इक्वल टू साइन लगता है, और यहाँ पर आपका ब्रैकेट में जो भी लिखना हो उसका एवरेज यहाँ पर कर देगा। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो दोस्तों एमएस पावर पॉइंट को स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपकी F5 हो जाएगी। अगला सवाल है, कंप्यूटर में फाइल का प्रकार दर्शाया जाता है, तो कंप्यूटर में फाइल का प्रकार किससे दर्शाया जाएगा? तो फाइल एक्सटेंशन द्वारा दर्शाया जाएगा फाइल का प्रकार। निम्न में कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है? सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, इसके अंदर नहीं होता है, इसके अंदर आपका कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं क्या कहलाता है? तो जिस भाग में आपका डेटा और प्रोग्राम संग्रहित किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? इसे मेमोरी कहा जाता है दोस्तों, मेमोरी कहा जाएगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइल को नाम देते समय किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो किसका प्रयोग नहीं कर सकते? तो यहाँ पर जो आपको साइन दिए गए हैं तीनों का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप फाइल को नाम देते समय, क्योंकि वो लेगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रॉल लॉक कुंजी है, तो स्क्रॉल लॉक कुंजी आपकी कौन सी कुंजी हो जाएगी? तो भैया ये 3 कुंजी होती है, आपको ध्यान रखनी होती है। 3 कुंजी होती है आपकी, तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी होती है बता देता हूं मैं आपको। एक होती है आपकी कैप्स लॉक, एक होती है आपकी नम लॉक, एक होगी कैप्स लॉक, एक होगी आपकी नम लॉक, और एक होगी आपकी स्क्रॉल लॉक। ये कौन सी कुंजी हो जाएगी आपकी दोस्तों? ये आपकी टॉगल कुंजी हो जाएगी। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, कैप्स, नम और स्क्रॉल। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है, तो कंप्यूटर की विशेषता क्या हो जाएगी? परिश्रमिता, बहुमुखी सटीकता, उक्त सभी हो जाएगा। बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं, तो बूटिंग के जो अनुदेश होते हैं या किसमें संग्रहित होंगे दोस्तों? तो बूटिंग के जो अनुदेश होते हैं ये आपके दोस्तों रोम में संग्रहित होते हैं। किसमें संग्रहित होंगे? रोम में संग्रहित।